नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बवाल इसलिए मचा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया और यह नियम 15 जनवरी से लागू हो गया है, जो कि देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, सब में वो लागू हो गया। वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में समानता किस प्रकार से बरकरार हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए। और इसका उद्देश्य यह है कि उस शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाए जाएंगे। साथ ही 24x7 हेल्पलाइन का प्रावधान होगा। अगर कोई भी छात्र इन नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है, और किसी भी दूसरे छात्र के खिलाफ जातिगत भेदभाव, आर्थिक आधार पर, उसकी विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी का उत्पीड़न करता है, तो इस हेल्पलाइन में वो कंप्लेन कर सकता है, जहां उसकी सुनवाई होगी। और सुनवाई करने के लिए 10 सदस्यों की, ठीक है, इक्विटी कमेटी बनाई गई है, जिसके प्रमुख होंगे जो संस्थान के जो हेड होंगे। अगर यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर होंगे, कॉलेज है तो प्रिंसिपल होंगे। इसी के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2 प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के 2 अधिकारी एक अलग प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम है अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत कुमार सिंह। अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर के कार्यालय में जाते हैं और वहां जाकर अपना इस्तीफा देते हैं। कलेक्टर और इस्तीफा देने कैसे जाते हैं? भीड़ लेकर जाते हैं और ये कहते हुए इस्तीफा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, गौर कीजिए शब्दों पर, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। वही प्रशांत कुमार सिंह, जो कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, अयोध्या संभाग के हैं, ठीक है, अयोध्या संभाग के जीएसटी के जो डिप्टी कमिश्नर है, उपायुक्त हैं, ये इस्तीफा इसलिए देते हैं कि इनको लगता है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने जिस प्रकार से मोर्चा खोल रखा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के खिलाफ, और जिस प्रकार की अवमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो प्रशांत कुमार सिंह को लगता है कि वो हिंदू एकता को तोड़ने का प्रयास है और योगी आदित्यनाथ को उनके कुर्सी से हटाने का प्रयास है। और इसके विरोध में प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रशांत कुमार सिंह का कहना क्या है? केवल योगी आदित्यनाथ तक ही वो नहीं रुके हैं। अब वो कह रहे हैं क्या, प्रशांत कुमार सिंह, कि ये जो भी अलंकार अग्निहोत्री का मामला हो, योगी और जो शंकराचार्य है अवमुक्तेश्वरानंद, उनके द्वारा जिस प्रकार के हमले महंत योगी आदित्यनाथ पर या फिर नरेंद्र मोदी पर या अमित शाह पर किए जा रहे हैं, वो दुर्भावना से प्रेरित है, राजनीतिक मकसद से इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो नहीं लगाया जाना चाहिए। हिंदुओं की एकता में ये बाधक है अवमुक्तेश्वरानंद। ऐसा आरोप जो है लगा रहे हैं कौन? प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत कुमार सिंह कह रहे हैं कि ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा, अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा, ये सब के सब काम जितने भी हो रहे हैं, वो हिंदू समाज की एकता को, हिंदुओं को बांटने का एक प्रयास है। इसी प्रयास के विरोध में प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया। वही ये अलंकार अग्निहोत्री जो है, ये जब इस्तीफा देने जाते हैं, अपने कार्यालय से निकलते हैं तो नारा लगाते हैं। आप अनुमान लगाइए, चूंकि सर्विस मैनुअल भी होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके लिए डूज एंड डोंट्स के कई कायदे हैं, लेकिन ये नारा क्या लगाते हैं? जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगाते हैं। और इनकी बातचीत का स्वीकार भी इन्होंने किया है कि माता प्रसाद पांडे कौन है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, और विपक्ष के नेता हैं। जब तक अखिलेश यादव
सांसद 2024 में नहीं चुने गए थे, मतलब जब उससे पहले सांसद बनने से पहले अखिलेश यादव विधायक दल के नेता थे समाजवादी पार्टी के, और विधानसभा में विधायक दल के नेता थे। उनके मतलब अखिलेश यादव के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद माता प्रसाद पांडे, जो कि पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और अभी नेता विरोधी दल हैं, ठीक है, उनसे बातचीत उनकी हुई फोन पर, और बातचीत के बाद अब मिलने का भी कार्यक्रम तय हो गया है, ठीक है। और इनका आरोप क्या है अग्निहोत्री जी का, आप सुनिए। अग्निहोत्री जी का आरोप है कि स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी व्यवहार प्रयागराज में हुआ वो व्यवहार ब्राह्मण विरोध के कारण हुआ है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। यहां तक दावा करते हैं अलंकार अग्निहोत्री कि जब वो कलेक्टर के सामने अपने इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर कलेक्टर के चैम्बर में बैठे हुए थे, तो कलेक्टर की बातचीत लखनऊ होती है और लखनऊ से फोन पर उन्हें कहा जाता है, कलेक्टर को कहा जाता है, बरेली के डीएम को कहा जाता है कि ये ब्राह्मण पागल हो गया है, ये पंडित पागल हो गया है। ये दावा करते हैं कौन? अलंकार अग्निहोत्री। अलंकार अग्निहोत्री की अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत भी हो चुकी है, और अविमुक्तेश्वरानंद ने भी, शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि अभी आंदोलन पर हैं, अनशन पर हैं, प्रयागराज में बैठे हैं, अपनी वैनिटी वैन में ही मतलब अनशन कर रहे हैं। तो वहां से उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मीडिया को बाइट दिया है कि वो व्यथित हैं अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से, कि अलंकार अग्निहोत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो और अब स्थिति यह है कि इनको निलंबित कर दिया गया है। तो मित्रों, आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये जो एपिसोड चल रहा है, ये प्रशांत कुमार सिंह का एपिसोड, अलंकार अग्निहोत्री का एपिसोड, और फिर जिस प्रकार से अभी यूजीसी के जो नियम पारित किए गए हैं उसके खिलाफ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत हुई है, और उस आंदोलन का नेतृत्व भी अपने जिले में अलंकार अग्निहोत्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के पीछे कौन है पटकथा लेखक? तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जब भी माता प्रसाद पांडे से अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत हो रही है तो एक संकेत तो निकल कर आता है। दूसरा संकेत यह भी निकल कर आता है मित्रों कि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनने के बाद जिस प्रकार से वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड रहा हिंदुओं के लिए कि हिंदू मतलब बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। चूंकि आदित्यनाथ की जो प्रारंभिक, चूंकि जब से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया तो फिर अपनी जाति के नाम पर तो वो लिखते हैं पिता के नाम में महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं। महंत अवैधनाथ कौन थे? यादव जाति में थे। अपने पिता का नाम वो नहीं लिखते हैं अपने एफिडेविट में, चूंकि जो संत परंपरा है उसके आधार पर। भारतीय जनता पार्टी ने महंत योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ही इसलिए बनाया था कि उसके पीछे सीधा मकसद था भारतीय जनता पार्टी का कि चूंकि दीक्षा ले लेने के बाद, विशेषकर नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले लेने के बाद एक व्यक्ति की जाति नहीं रह जाती, जाति न पूछो साधु की, यह परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग योगी आदित्यनाथ को जाति के चश्मे से नहीं देखेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर, योगी आदित्यनाथ भी इसीलिए आज आरोप लगा रहे हैं वो कि ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री के माध्यम से हो, चाहे महंत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से हो, या प्रशांत कुमार सिंह के माध्यम से हो, ये सब के सब जो एपिसोड है, इस एपिसोड के पीछे एक ही मकसद है कि हिंदुओं की एकता को तोड़ना। जिस प्रकार से दंगाइयों, जब योगी आदित्यनाथ दंगाइयों की चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं आप समझ सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जातिवादियों की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं आप समझ सकते हैं। स्पष्ट इशारा होता है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के तरफ इशारा होता है योगी आदित्यनाथ का। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं बड़े, सबका ये स्पष्ट इशारा आ रहा है कि इन घटनाओं के पीछे
सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का हाथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश में 80% हिंदुओं की एकता को तोड़ा नहीं जाएगा, हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं है। यह बात स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चूंकि एक बात और है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला बनाकर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कुछ बड़े हद तक आप कह सकते हैं सफलता मिली अखिलेश यादव को, लेकिन उस सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराना बहुत ही मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। क्यों है उसकी चर्चा आपको याद होगा तो मैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर कई बार कर चुका हूं। कारण है उसका कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ता। क्यों? इसका कारण समझिए कि अखिलेश यादव, मैं आंकड़ों से बात करता हूं कोई तथ्य के आधार पर, अखिलेश यादव जब 62 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 17 लोकसभा सीट पर लड़ी थी कांग्रेस चुनाव और 62 पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ी थी। इन 62 में अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और 5 यादव जाति के लोगों को। प्रायः पहले क्या होता था, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देखेंगे तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के आधे टिकट कम से कम 50% टिकट मुसलमान और यादव जाति को दिया जाता था। 50% टिकट, अगर 62 सीटें अखिलेश यादव लड़े तो 62 में यह तय था कि कम से कम 31 सीटें दी जाती किसे, तो मुसलमान और यादव को। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति के तहत मात्र 9 लोकसभा सीट, उसमें भी जो 5 यादव जाति को टिकट दिया गया ना, उस 5 में 5 के 5 अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग थे। मतलब परिवार से बाहर एक भी यादव जाति के उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे, एक भी यादव जाति के उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे, और मुसलमान भी 4। तो अखिलेश यादव को यह डर है कि विधानसभा चुनाव में, चूंकि लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला होता है केंद्र में सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो लोगों के पास विकल्प होगा 2, केवल एक अखिलेश यादव का विकल्प होगा और दूसरा होगा योगी आदित्यनाथ का विकल्प। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का विकल्प होगा, तब अखिलेश यादव यदि प्रोपोर्शनेटली, अगर यादव जाति को भी ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर, जैसे लोकसभा चुनाव में मात्र 5 यादव को टिकट दिया और 5 के 5 परिवार के अंदर, तो ऐसा विधानसभा चुनाव में संभव नहीं है। उनको या तो यादव जाति को, जिस जाति से वो खुद आते हैं, बड़ी मात्रा में टिकट देना होगा, तभी वो यादव जाति को अपने साथ रख पाएंगे, न अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव जाति हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ जा सकती है। एक दूसरा मुसलमान मतदाता, एक तो असदुद्दीन ओवैसी का चुनौती है। ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे यदि हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो अब अखिलेश यादव के समक्ष, अखिलेश यादव अगर जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया, उसी अनुसार अगर मुसलमान को लोग विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे तो मुसलमान मतदाता क्या करेंगे? मुसलमान तो बिहार उत्तर प्रदेश में पहले से ही कर रहे हैं कि क्या मुसलमान को केवल वोट देने का अधिकार है? क्या मुसलमान यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है? क्या मुसलमान को भी विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो अखिलेश यादव यदि टिकट ही नहीं देंगे मुसलमान को, तो फिर मुसलमान कैसे वहां डिप्टी सीएम बनेगा, कैसे मंत्री बनेगा, कैसे विधायक बनेगा? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि एआईएमआईएम जब बड़ी संख्या में चुनाव लड़ेगी तो क्या मुसलमान मतदाता बिहार की तरह एआईएमआईएम की तरफ रुझान उनका बढ़ेगा नहीं? तो ये सब कई ऐसे फैक्टर्स हैं। और अगर यादव मुसलमान को साधा, फिर से 50% टिकट दिया, और दूसरा एक और चीज है, जो अन्य गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, क्या उसको यह एहसास नहीं है? उसको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी, तो जो गैर यादव पिछड़े हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको क्या वो अंतर पता नहीं है
कि एक बार फिर अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद भले ही वो विधानसभा में टिकट न दे, लेकिन अतीक यादव, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, आजम खान, इमरान मसूद जैसे लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? और जब बढ़ेगा तो फिर उस वर्चस्व के शिकार कौन होंगे? उत्तर प्रदेश में अगर अतीक अहमद या अफजल अंसारी या मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से अगर प्रभावित और प्रताड़ित और पीड़ित अगर कोई वर्ग हुआ तो सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग हुआ? गैर यादव पिछड़ा हुआ, दलित समाज के लोग हुए। यादव जाति के अग्रेशन से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो कौन हुआ? आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का इस्तेमाल किस जाति के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है? आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। तो क्या वो जातियां फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालेंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता तो ढूंढेंगे कि कौन सी दलित, उत्तर प्रदेश का दलित ये तो देखेगा ना कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राज में दलित समाज सुरक्षित रहा या योगी आदित्यनाथ के राज में दलित हो या गैर यादव पिछड़ा हो, कब सुरक्षित रहा है ज्यादा, कब उसके मान सम्मान की ज्यादा सुरक्षा महसूस की गई, किसके राज में, किसके कारण? एक उदाहरण काफी होगा मित्रों बताने के लिए। मायावती गेस्ट हाउस कांड से पहले मायावती ने सब दिन साड़ी पहना। क्या हुआ ऐसा? कौन सी ऐसी घटना थी कि मायावती को साड़ी पहनना छोड़ देना पड़ा स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद? कई सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही ऐसी पटकथा लिखी जाती है। और अब उस पटकथा में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े निशाने पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ है राजपूत जाति के परिवार में, तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ को वैसे ही राजपूत राज का नेता साबित करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा हो रहा है, जैसे अखिलेश यादव पर यादववाद का आरोप लगता था। इसीलिए सवर्णों में राजपूत से अधिक संख्या ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहला जो निशाने पर है वो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है, इसीलिए लगातार आप देख लीजिए, चाहे वो स्वामी अवधूतेश्वरानंद के माध्यम से हो, चाहे वो अभी अलंकार अग्निहोत्री के माध्यम से हो, लगातार ब्राह्मणों को उकसाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है विपक्ष के द्वारा। तो इसीलिए अभी भी अगर अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत कुमार सिंह के केस में अगर आप देखेंगे ना तो स्क्रिप्ट राइटर निश्चित रूप से वही लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हिंदू समाज एकजुट रहा अगर, तो फिर अगर इसके अंदर विभाजन नहीं हुआ, इसके अंदर वैमनस्यता नहीं रही, तो फिर अखिलेश का सरकार बनना असंभव है। एकमात्र रास्ता है अखिलेश यादव की सरकार बनाने का कि जो बीजेपी का बेस वोट बैंक है, उस वोट बैंक में एक तरह से छेद किया जा सके। अब कितना सफल होंगे अखिलेश यादव और कितना भारतीय जनता पार्टी इस पर नियंत्रण कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मूल स्क्रिप्ट राइटर अगर आप सब परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसके स्क्रिप्ट राइटर अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि आपने पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।